गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। आप लोगों ने सीए का पहला स्टेज सीए फाउंडेशन क्लियर किया और अब आप पहुँच चुके हो सेकंड स्टेज सीए इंटरमीडिएट। तो सबसे पहले तो आप सभी एक बार सीए फाउंडेशन पास करने के लिए अपने आप के लिए ताली बजा दीजिए। खुद के लिए ताली बजाना बहुत बार हम भूल जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। फर्स्ट स्टेज आप क्लियर कर चुके हो और सेकंड स्टेज सीए इंटरमीडिएट में आप पहुंच चुके हो। होप्स हो कि आप सभी लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया होगा। वैसे तो आप लोगों को सीए इंटरमीडिएट के बारे में सब कुछ आपने खोज कवर कर ली होगी, बट फिर भी एक बार मैं आपको सीए इंटरमीडिएट के बारे में बता देता हूँ। सीए इंटरमीडिएट का पूरा सिलेबस दो ग्रुप में डिवाइडेड है, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में टोटल 3 पेपर है। पहला पेपर ऑब्वियस अकाउंट्स का पेपर है, एडवांस अकाउंटिंग। सेकंड पेपर जो है वो लॉ का है और तीसरा पेपर टैक्स का है। टैक्स में डायरेक्ट टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्स है, 50-50 मार्क्स के। ये आपका पहला ग्रुप हो गया। अब हम पहुंच जाते हैं सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप का आपका पहला पेपर आता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सेकंड पेपर आपका आता है ऑडिट का या फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एसएम का, और एक पेपर आता है आपका ऑडिट का, ऑडिटिंग का। तो टोटल आपका 6 ये जो पेपर है, 6 पेपर का टोटल आपका सीए इंटरमीडिएट है। 2 ग्रुप में डिवाइडेड है, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप। आप दोनों ग्रुप एक साथ भी दे सकते हैं, आप एक एक करके भी ग्रुप दे सकते हो। वो आपकी इच्छा है कि आप कैसे, आपकी तैयारी कितनी है उसके बेसिस पर आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको एक साथ दोनों देना है या 1 बाय 1 करके देना है। पहले सेकंड दे सकते हो, बाद में फर्स्ट दे सकते हो, पहले फर्स्ट दे सकते हो, बाद में सेकंड दे सकते हो, या दोनों एक साथ दे सकते हो। कोई भी ऑप्शन आप अपने लिए चूज कर सकते हो, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड ग्रुप का पहला पेपर, विच इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, जितना भी बोलूंगा वो कम पड़ेगा। मतलब कुछ खराब बोलने वाला नहीं हूं, कुछ अच्छा बोलने वाला हूं। ये जो सब्जेक्ट है, ये जो सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सारे पेपर इंटरमीडिएट के सारे पेपर, 6 पेपर आउट ऑफ 6 पेपर, ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। एक सब्जेक्ट होता है ना, पढ़ते पढ़ते नींद आने लग जाती है, बोर हो जाते हैं, मगर ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है। इस सब्जेक्ट को जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो मन करता है और पढ़े और पढ़े और पढ़े। मैं कुछ ज़्यादा बोल गया नहीं, तो आपका मन करेगा कि सर क्लास ख़त्म मत करो, और पढ़ाओ और पढ़ाओ और पढ़ाओ, पढ़ाते जाओ, है ना। तो ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है, सबसे अच्छी बात तो ये सब्जेक्ट बोरिंग बिल्कुल नहीं है। और सबसे मज़ेदार बात, ये सब्जेक्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर मैं फर्स्ट ग्रुप के सब्जेक्ट की बात करूं या सेकंड ग्रुप के सब्जेक्ट की बात करूं, सारे सब्जेक्ट के अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट अगर कोई सब्जेक्ट हो सकता है तो वो सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। रीज़न क्या? क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये सब्जेक्ट ही खुद अपने आप में स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैं पढ़ाता हूँ ये तो चलो अच्छी बात है ही, उस कारण से भी स्कोरिंग हो सकता है, मगर ये सब्जेक्ट अगर आप अच्छी तरीके से तैयार करो तो ये सब्जेक्ट आपको आउट ऑफ, मतलब 100 मार्क्स, आउट ऑफ 100 मार्क्स दे सकता है, 100 में से 100 मार्क्स भी दे सकता है। ऑडिट आपको नहीं दे सकता, एफएमएसएम आपको नहीं दे सकता, अकाउंट्स में भी आ सकता है बट बहुत ज़्यादा उसके चांसेस कम बन जाते हैं, टैक्स भी जनरली नहीं देता, और लॉ तो आप खुद समझ चुके हो, फाउंडेशन में आप पढ़ के आ चुके हो, आपको पता है लॉ कैसा सब्जेक्ट होता है। पास कर लो तो भी अच्छी बात है। तो सबसे ज़्यादा अगर स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। आप इस सब्जेक्ट को इसलिए तैयार मत करना कि मुझे इसमें 50 नंबर लाने हैं, 40 नंबर लाने हैं, ना। आप इस सब्जेक्ट को इसलिए तैयार करो कि आपको इसमें 80 मार्क्स लाने हैं, 90 मार्क्स लाने हैं, कि अगर बाकी सब्जेक्ट में मैं 45-50 भी लेकर आ गया तो भी मुझे कॉस्टिंग में इतने मार्क्स लाने हैं कि बाकी के सब्जेक्ट में जो सब नंबर मार्क्स कम पड़ गए वो कॉस्टिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ज़्यादा नंबर ला के पूरा हो जाए।
तो आपको इस सब्जेक्ट को बहुत प्रैक्टिकली वे में पढ़ना है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो थोड़ा प्रैक्टिकल आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस से सब्जेक्ट को पढ़ना है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से अगर तैयार करते हैं तो मार्क्स ज़्यादा आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे आपके 12th में अकाउंट्स था, अब कुछ के ऐसा होता है कि 12th के अकाउंट्स में 100 में से 95, 96 और 100 में से 100 भी आए हुए हैं। ऐसा ही ये सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हाँ अच्छा, ऐसी बात नहीं है कि 100 में से मतलब 90 से ऊपर सबके ही आएंगे, ऐसा मैं नहीं कह रहा। बट हाँ, अगर आप इसमें मेहनत करो, थोड़ा सा ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करो, तो आप बिल्कुल 100 में से 90 मार्क्स भी ला सकते हो, 100 में से 100 भी ला सकते हो। तो हम ज़्यादा चलो एक्सपेक्ट नहीं करें, मगर मोर देन डिस्टिंक्शन मार्क्स की तो एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपके इस सब्जेक्ट में मोर देन 75 मार्क्स नहीं आए तो फिर आपने इस सब्जेक्ट की क्या कोचिंग की। कोचिंग करने का मज़ा तब आएगा, पढ़ने का मज़ा तब आएगा, और अच्छी तरीके से पढ़ने का मज़ा तब आएगा जब आप इस सब्जेक्ट में कम से कम 75 मार्क्स लेकर आओ। तो स्टार्ट करते हैं इसी ऑब्जेक्टिव के साथ में, इसी टारगेट के साथ में कि हमें इस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लेकर आने हैं। कितने मार्क्स लेकर आने हैं? मिनिमम 75। कितने लेकर आने हैं? मिनिमम 75। ठीक है। हाँ, इसमें थियोरी का क्वेश्चन भी आता है, बट वो मैं आपको बताऊंगा कि थियोरी का क्वेश्चन ऑप्शन में भी छोड़ा जा सकता है। तो ये पूरा का पूरा 100 नंबर का पेपर आप प्रैक्टिकल अटेंड कर सकते हो, और इसमें प्रैक्टिकल भी वैसा बोरिंग नहीं है, अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। थोड़ा समझोगे, थोड़ा कैलकुलेशन समझोगे तो आपको ये सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरीके से आपके तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अच्छा, सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कि जो सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये सब्जेक्ट है क्या। आपने अकाउंट्स के बारे में सुना है, लॉ के बारे में भी फिर भी सुना है, टैक्स बिल्कुल आप समझते हो क्या होता है ना, मैनेजमेंट भी आप समझ सकते हो। मगर ये जो सब्जेक्ट है, ऑडिट को भी थोड़ा समझा जा सकता है, मगर ये जो सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये सब्जेक्ट है क्या, ये सब्जेक्ट क्या यूज़ आता है, इस सब्जेक्ट का यूज़ क्या है, और इस सब्जेक्ट में हमें दे क्या रखा है, आज हम सबसे पहले उसी को डिस्कस करने वाले हैं। क्या? हाँ, यस, आज आपको नोट्स की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नोट्स की ज़रूरत आज नहीं है। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, नोट्स मैं आपको बता देता हूँ, ये नोट्स है, ये नोट्स है जो बिल्कुल जिसके पास है उनके पास रहेंगे, और जिनके पास नहीं है वो बिल्कुल ऑफिस से कलेक्ट कर लें। ये जो नोट्स है, इससे हम इस पूरे सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। आपको मॉड्यूल लाने की साथ में ज़रूरत नहीं, और मॉड्यूल से आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हो, मतलब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा मॉड्यूल्स की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। सब कुछ इस नोट्स में, ये जो मैं आपको नोट्स दूंगा इसमें सब कुछ दे रखा है, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी दे रखे, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी दे रखे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये सब्जेक्ट क्या है, क्या दे रखा है इस सब्जेक्ट में, इस सब्जेक्ट का यूज़ क्या है, सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को बिल्कुल आज नोट्स की ज़रूरत नहीं है। अगर नोट्स आज नहीं भी है कोई बात नहीं, आप आराम से ऑफिस से कलेक्ट कर लेना। हमको ज़रूरत पड़ेगी नेक्स्ट क्लास नहीं, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास से नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब नेक्स्ट क्लास में भी नहीं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास से नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी। आज हम केवल इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि है क्या ये सब्जेक्ट। ये जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट है, ये कैसा सब्जेक्ट है, किस टाइप का सब्जेक्ट है, क्या दे रखा है इस सब्जेक्ट के बारे में, तो थोड़ा बेसिक से हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हाँ, रजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी। रजिस्टर अगर आपके पास होगा तो जब मैं कहूँ आपको कि लिखना है तब आपको उसको नोट करना है। ठीक है, मैं जब तक नहीं कहूँ आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, शॉर्ट में हम जनरली सब्जेक्ट को कहते हैं कॉस्टिंग, है ना। आप लोगों ने भी कहा होगा कि सर बैच कब स्टार्ट हो रहा है कॉस्टिंग का, तो जनरली सब्जेक्ट को शॉर्ट में क्या कहते हैं, कॉस्टिंग कहते हैं, राइट। एक बड़ी जो कंपनी होती है, बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, उस बड़े ऑर्गेनाइजेशन में
हर काम को करने का अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। हर काम को करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे जैसे सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट का काम होता है सेल करना। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम होता है प्रोडक्शन करना। जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम होता है मार्केटिंग करना। परचेज डिपार्टमेंट का काम होता है परचेज करना, रॉ मटेरियल को परचेज करना। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का काम होता है अकाउंटिंग करना, हिसाब किताब रखना। फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम होता है फाइनेंस को मैनेज करना। तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं और जनरली हर बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट। तो अलग अलग काम करने के लिए जैसे हो गया आपका सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। जैसे आपका हो गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जैसा आपका हो गया अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। जैसा आपका हो गया फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, है ना। जैसा आपका हो गया परचेज डिपार्टमेंट। ऐसे अलग अलग काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट। उसी तरीके से एक डिपार्टमेंट होता है जिसका नाम होता है कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग का काम करता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। आप कहोगे ये क्या होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्या होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट तो है ही, मैंने आपको बताया। जैसे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट तो है ही, जो आप अकाउंट्स में सीखते हो, एंट्रीज करना, लेजर अकाउंट बनाना, बैलेंस शीटें बनाना, ये सब तो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का काम हो गया। तो ये कौन सी अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये कौन सी अकाउंटिंग, नई कौन सी अकाउंटिंग बन गई। तो ये अकाउंटिंग नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये अकाउंटिंग नहीं, ये कोई डेबिट क्रेडिट नहीं है। ये जो डिपार्टमेंट होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, अच्छा बहुत बार कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट कॉमन ही होता है। बहुत बार ऐसा होता है, अगर काम बड़ा है तो अलग होगा कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, अलग होगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। और अगर मान लो बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं है तो फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ही डिपार्टमेंट होता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट करता क्या है, अगर हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का काम समझ जाएं कि ये डिपार्टमेंट करता क्या है, तो हमें ये सब्जेक्ट भी समझ में आ जाएगा। हमें ये सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो हमें इस डिपार्टमेंट के काम को समझना है कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, इसका काम क्या है। ठीक है, ये इसका जो काम है वही हमारा सिलेबस है। इस डिपार्टमेंट का जो काम है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का जो काम है वो ही हमारा इस सब्जेक्ट का सिलेबस है। मतलब जैसे आप इस सब्जेक्ट को पढ़ोगे, इस सब्जेक्ट को समझोगे, इस सब्जेक्ट को डिटेल में आप समझ जाओगे, तो आप इस डिपार्टमेंट में काम करने लायक हो जाओगे, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। तो ये डिपार्टमेंट क्या करता है, इस डिपार्टमेंट का काम क्या है, मतलब ये सब्जेक्ट क्या है, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो अब हम इस डिस्कस करते हैं कि मैंने आपको इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस बताई कि बहुत सारी फैक्ट्रीज़ में, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट एक अलग से डिपार्टमेंट होता है। तो अगर आप इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझते हो तो आप इस डिपार्टमेंट में काम कर सकते हो, समझा। तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और ज़्यादातर जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहाँ पर ये डिपार्टमेंट होता है। जहाँ बड़ी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर ये डिपार्टमेंट होता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, तो कॉस्टिंग, इस डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, इस डिपार्टमेंट का क्या काम है, वही हमारा इस सब्जेक्ट का मतलब है। ठीक है,
इस डिपार्टमेंट का सबसे पहला जो काम होता है, मैं मेन आपको इस डिपार्टमेंट के फंक्शंस बता रहा हूँ, इस डिपार्टमेंट के मेन काम बता रहा हूँ, ठीक है। पहला इसका जो मेन काम है वो है कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। इस डिपार्टमेंट का पहला काम है और सबसे मेन काम है कॉस्ट को कैलकुलेट करना। कॉस्ट को कैलकुलेट करने का मतलब क्या? जैसे मान लीजिए एक कंपनी है जो ये कैलकुलेटर बनाती है, एक कंपनी है जो ये क्या बनाती है? कैलकुलेटर बनाती है। इस कैलकुलेटर को बनाने में क्या एक्सपेंडिचर लगता है? एक कैलकुलेटर की क्या कॉस्ट आती है? इट इज कॉस्टिंग। वैसे आपको बताऊं कॉस्टिंग का मेन मतलब क्या है? कॉस्टिंग का मेन मतलब है कॉस्ट को कैलकुलेट करना। कॉस्टिंग का मेन मतलब क्या है? कॉस्ट को कैलकुलेट करना। तो इस कैलकुलेटर को बनाने में क्या कॉस्ट आती है? इट इज कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का सबसे मेन काम जो होता है वो होता है कॉस्ट को कैलकुलेट करना। एक कैलकुलेटर बनाने में क्या कॉस्ट आती है? अगर एक मान लो एक कंपनी है वो एसी बनाती है, तो एक एसी बनाने में क्या कॉस्ट आती है? मान लो एक कंपनी है जो रेफ्रिजरेटर बनाती है, तो एक रेफ्रिजरेटर को बनाने में क्या कॉस्ट आती है? एक कंपनी है जो कैमरा बनाती है, तो एक कैमरा बनाने की क्या कॉस्ट आती है? एक कंपनी है जो मोबाइल बनाती है, एक मोबाइल बनाने की क्या कॉस्ट आती है? कॉस्ट कैलकुलेशन इज कॉस्टिंग। तो सबसे मेन काम इस डिपार्टमेंट का होता है कॉस्ट को कैलकुलेट करना। अब बात यहां पर एक और आती है कि वाई वी कैलकुलेट कॉस्ट। हमने कॉस्ट को क्यों कैलकुलेट किया? मैंने इस कैलकुलेटर की कॉस्ट कैलकुलेट की कि इस कैलकुलेटर की कॉस्ट मान लीजिए पर कैलकुलेटर 300 रुपीज होती है। एक कैलकुलेटर की कॉस्ट 300 रुपीज। अब इसका फायदा क्या? मैं क्यों निकाल रहा हूं? इस कैलकुलेटर को बनाकर मैं क्या करूंगा? खुद के पास रखूंगा। जो कंपनी ये कैलकुलेटर बनाती है वो क्या करती है? कैलकुलेटर बनाकर इसको मार्केट में सेल करती है। तो जब मार्केट में इस कैलकुलेटर को बेचा जाएगा तो इसको क्या रेट पर बेचा जाएगा, मतलब इस कैलकुलेटर की क्या सेलिंग प्राइस होगी, वो कैसे पता चलेगी? वो पता करने के लिए सबसे पहले मुझे पता करना पड़ेगा इस कैलकुलेटर की कॉस्ट, कि इस कैलकुलेटर की कॉस्ट क्या है। मैंने कैलकुलेट किया कि इस एक कैलकुलेटर की कॉस्ट 300 रुपीज़ है। ओके, मैंने इसमें क्या किया? प्रॉफिट ऐड किया कि 300 रुपीज़ तो मेरी कॉस्ट है। अब मान लीजिए मुझे इसमें 50 रुपये का प्रॉफिट अर्न करना है, तो 300 कॉस्ट, 50 रुपीज़ प्रॉफिट एंड द सेलिंग प्राइस इज रुपीज़ 350। कॉस्ट को कैलकुलेट करने का सबसे मेन रीज़न होता है सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करना। अगर आपको यही नहीं पता कि इस कैलकुलेटर की कॉस्ट कितनी है तो आप इसकी सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कैसे करोगे? सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट को कैलकुलेट करना जरूरी है। आप एक 2 स्टार होटल में जाते हो, स्टार रेटिंग होती है ना, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। हाँ, 3 स्टार होटल में गए, चलो ठीक है। आप एक 3 स्टार होटल में गए तो उसकी जो टैरिफ रेट होगी वो कम होगी कंपेयर टू आप 4 स्टार होटल में गए, कंपेयर टू आप 5 स्टार होटल में गए। 3 स्टार होटल में जो टैरिफ रेट होगी रूम की वो कम होगी, 4 स्टार होटल में उससे ज़्यादा होगी, 5 स्टार होटल में उससे भी ज़्यादा होगी, है ना? ऐसा क्यों? होटल तो होटल है, तो फिर ये अलग अलग रेटिंग वाइज रेट बढ़ती क्यों है? क्योंकि कॉस्ट बढ़ती है। 5 स्टार होटल की जो कॉस्ट है वो कंपेयर टू 4 स्टार होटल ज़्यादा आती है। उनकी कॉस्ट ज़्यादा आती है तो उनकी टैरिफ रेट भी, जो किराया है रूम का, वो जो चार्ज करते हैं वो रेट ज़्यादा चार्ज करते हैं। 4 स्टार की जो रेट है वो 3 स्टार के कंपेयर में ज़्यादा होती है क्योंकि उनकी जो कॉस्ट है वो 3 स्टार के होटल से ज़्यादा कॉस्ट आती है। कॉस्ट के ज़्यादा लगने की वजह से 5 स्टार होटल में रूम की जो टैरिफ रेट होती है वो भी ज़्यादा होती है। कॉस्ट ज़्यादा है इसीलिए सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट कम है तो सेलिंग प्राइस भी कम है। तो कॉस्ट पर बेस्ड होती है सेलिंग प्राइस।
अगर आपको सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो कॉस्ट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंड कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ये सबसे मेजर फंक्शन है इस डिपार्टमेंट का, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। तो हमारा सबसे पहला काम है कॉस्ट को कैलकुलेट करना, टू डिटरमाइन सेलिंग प्राइस। टू डिटरमाइन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए हमें कॉस्ट को कैलकुलेट करना पड़ता है। आप वड़ा पाव खाओ, एक आप रोड साइड पर कोई ठेला है, उससे आपने ठेले से खा लिया वड़ा पाव, हो सकता है वो आपको 40 रुपये 50 रुपये में वड़ा पाव दे दे, 30 रुपये में भी दे सकता है, 20 रुपये में भी मिले। ये 20 रुपये वाला भी खा के आया क्या? नहीं खाना, 20 रुपये वाली क्वालिटी बहुत ख़राब होगी, मत खाना। हाँ, तो 30 रुपये का भी मिल सकता है, 40 रुपये का भी मिल सकता है, 50 रुपये का भी मिल सकता है। ठेले पे क्या रेट होगी? यही होगी। बट आप ये किए, जो वड़ा पाव है किसी रेस्टोरेंट पर बैठकर खाओगे, सेम वड़ा पाव, क्वालिटी भले ही सेम होगी, टेस्ट में सेम होगा, मगर वो हो सकता है वो आपसे 80 रुपीज़ 90 रुपीज़ 100 रुपये एक वड़ा पाव के चार्ज करेगा। क्यों? क्योंकि जो रेस्टोरेंट वाला है उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, जो ठेला वाला है उसकी कॉस्ट बहुत कम है, इसीलिए वो 40 रुपये भी ले रहा है, 30 रुपये भी दे रहा है। और ये जो क्या नाम है तुम्हारा, नितिन, ये नितिन 20 रुपये में भी खा के आया, तो 20 रुपये में भी वड़ा पाव मिल सकता है क्योंकि कॉस्ट बहुत कम है। बट ये कि जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो या और बड़ी होटल में जाते हो तो उनकी कॉस्ट ज़्यादा है, इसीलिए उनकी सेलिंग प्राइस भी ज़्यादा है। ताज होटल है, ठीक है, आपको पता है ना, यहाँ ताज होटल है। तो ताज की होटल में एक बार मुझे चाय पीनी थी, तो वैसे चाय क्या होता है 15-20 रुपये में, 10 रुपये में चाय मिल जाती है। बट मेरा मन आया, थोड़ा टाइम पहले की बात है, कि मैंने कहा चलो यार ताज में पी के आते हैं चाय, है ना, देखे तो सही वहाँ की चाय कैसी है। ठीक है, मैंने रेट देखी नहीं, और मैं था एक साथ में, एक टीचर सर और थे, वो भी थे, हम दोनों चाय पीने के लिए चले गए ताज के अंदर। चाय ठीक थी, मतलब ऐसा भी नहीं कहूँगा कि बहुत ऐसा था कि पीने के बाद में मतलब 5 दिन तक नींद नहीं आई, ऐसी भी नहीं बात थी, नॉर्मल चाय थी, जो चाय जैसे घर में बनती है, या ठीक है चाय अच्छी थी। बिल आया 520 रुपये का। मैंने कहा 2 चाय 520 रुपये की, बताइए क्यों? क्योंकि वहाँ 5 स्टार। अब उन्होंने चाय में क्या डाला, वही चाय में सामान तो वही डाल के बनाई होगी चाय, कोई वो वाली जो खर्चा है वो तो सेम है, बट उनका जो दूसरे खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो उनकी जब कॉस्ट ज़्यादा है तो उनकी सेलिंग प्राइस भी ज़्यादा है, और जो रोड साइड पर जो चाय मिलती है उनकी कॉस्ट बहुत कम है, तो सेलिंग प्राइस भी बहुत कम है। समझा ना? तो सेलिंग प्राइस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कॉस्ट, और इसके लिए हमें तो सेलिंग प्राइस निकालनी है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। और कॉस्ट कौन कैलकुलेट करेगा? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट आपको बताएगा कि कॉस्ट क्या है। ठीक है, तो आप समझ गए इस डिपार्टमेंट का पहला काम। इस डिपार्टमेंट का काम समझ जाओगे तो आप ये समझ जाओगे कि हमें इस सब्जेक्ट में करना क्या है। मतलब इस पूरे सब्जेक्ट को आप, मैं 4-5 पॉइंट बताऊंगा, उसी में समझ जाओगे कि हम इस सब्जेक्ट में क्या करने वाले हैं। सेकंड मेन काम, मैं अभी यहाँ पर मेन फंक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, छोटे मोटे काम के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सब मेजर जो फंक्शन है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला काम हो गया कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। ठीक है, सेकंड मेजर फंक्शन होता है कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल क्या? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि एक कंपनी है जो ये कैलकुलेटर बनाती है, उसने कैलकुलेट की कि एक कैलकुलेटर की कॉस्ट 300 रुपीज़, प्रॉफिट जोड़ा 50 रुपीज़, एंड द सेलिंग प्राइस इज 350। ओके, ठीक है, 50 रुपये पर कैलकुलेटर हम कमा रहे हैं, करेक्ट बात है। उसी टाइम पर मार्केट में एक नया कैलकुलेटर आया, जितने फंक्शन इसमें सेम टू सेम फंक्शन उसमें भी है, जिस कैटेगरी का है, जिस क्वालिटी का ये कैलकुलेटर है, सेम क्वालिटी का वो भी है, सेम क्वालिटी सेम, फंक्शन सेम, एफिशिएंसी सेम, एवरीथिंग सेम, मगर वो कैलकुलेटर मार्केट में केवल 290 रुपीज़ में ही सेल हो रहा है। मतलब उन्होंने अपना कैलकुलेटर मार्केट में केवल 290 रुपये में बेचा, 290 रुपये।
हमारी तो कॉस्ट ही 300 रुपये। 300 रुपये तो हमारी कॉस्ट है, 290 में कैसे बेच दें? वो 290 में बेच रहा है। अब वो 290 में अगर सेल कर रहा है, सेम क्वालिटी, सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट, सेम एफिशिएंसी, तो आपकी कैलकुलेटर को कौन खरीदेगा और क्यों खरीदेगा? जब सेम चीज़ आपको 290 रुपये में मिल रही है तो 350 रुपये में कौन खरीदेगा? अच्छा, आपने कहा चलो रेट कम भी कर दें, मगर कितनी कम करो? आपकी तो कॉस्ट ही 300 है। जब आपकी कॉस्ट ही 300 है तो 290 तो मैं तो बेचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं तो इसमें तो पर कैलकुलेटर 10 रुपये का लॉस हो रहा है। तो आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो कॉस्ट है, जो आपने कैलकुलेट की 300 रुपीज़, ये ज़्यादा है। हो सकता है आपके यहाँ पर बहुत सारे खर्चे ऐसे लग रहे हैं जो दूसरे वाली कंपनी में नहीं लग रहे हैं या कम लग रहे हैं। आपके यहाँ जहाँ पर ज़्यादा लग रहा है वहाँ पर कम लग रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? हर एक एक्सपेंडिचर का एनालिसिस करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पर कौन कौन से खर्चे लग रहे हैं, कितने लग रहे हैं, क्या इस खर्चे को कम किया जा सकता है, और अगर कम किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को सेम रखना है और खर्चे को कैसे कंट्रोल करना है, इसको पूरा एनालिसिस किया जाता है। और एनालिसिस करने के बाद में जहाँ जहाँ पर खर्चे को कंट्रोल किया जा सकता है, जहाँ जहाँ पर एक्सपेंडिचर को कम किया जा सकता है, वहाँ पर हम उस खर्चे को क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। ये काम कौन करता है? ये काम करता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट कॉस्ट को कंट्रोल करने का काम करता है। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूं कि कॉस्ट कंट्रोल कैसे है ना। आज से करीबन 8 महीने पहले की बात है। मेरे पास में मोबाइल में जो नेटवर्क है वो एयरटेल का है, मतलब एयरटेल का कनेक्शन है मेरे मोबाइल में। तो मेरे मोबाइल का पोस्ट पेड कनेक्शन है, प्रीपेड नहीं है, पोस्ट पेड है। तो मेरे मोबाइल का जो हर महीने बिल आता था वो था 899 प्लस GST, करीब करीब 1000 रुपये के आसपास बिल आता था, ऑलमोस्ट 1000 रुपये के आसपास बिल आता था। तो मेरा एक फ्रेंड है, उसने ऐसे ही एक दिन बात करते करते पूछ लिया कि तेरा जो एयरटेल का पोस्ट पेड कनेक्शन है उसका बिल कितना आता है हर महीने। मैंने कहा यार करीब करीब 1000 रुपये। अच्छा, मैंने इतना ध्यान भी नहीं देता, ठीक है हर महीने बिल आता है और पे कर देता हूँ, कौन इतना दिमाग लगाए कि ज़्यादा आ रहा है कम आ रहा है, क्या क्या प्लान है, मैंने इतना सोचा ही नहीं। उसने कहा यार तेरा बिल तो बहुत ज़्यादा आता है और इसके साथ में और कोई कनेक्शन जुड़े हुए हैं क्या? ये एक ही है। मैंने कहा नहीं एक ही है, सिंगल कनेक्शन है जिसके 1000 रुपये देता हूँ। उसने कहा तू इतना मोबाइल का क्या यूज़ करता है कि 1000 रुपये का बिल पे करता है? मैंने कहा क्या बता, चल रहा है मेरा तो पिछले 3-4 साल से सेम ही चल रहा है, तो मैंने उसको सोचा ही नहीं कभी। उसने कहा तेरा मोबाइल का यूज़ क्या है? मैंने कहा कॉल करना और कॉल आना, रिसीव करना। उसने कहा वो तो मैं भी करता हूँ, मेरे मोबाइल पे भी कॉल जाती है और कॉल आती है और उसमें कोई लिमिट नहीं है, कितने भी कॉल करो कितने कॉल आए कोई लिमिट नहीं। मैंने कहा हाँ वो भी मेरे सेम फैसिलिटी मेरे पास भी है। उसने कहा तेरे मोबाइल पे नेट का यूज़ कितना होता है, इंटरनेट? मैंने कहा इंटरनेट का यूज़ तो ऐसा है कि घर पे भी वाईफाई लगा हुआ है, ऑफिस में भी वाईफाई लगा हुआ है, क्लास में भी वाईफाई लगा हुआ है, तो सब जगह वाईफाई लगा हुआ है। क्या करें? पासवर्ड दो यहाँ के वाईफाई के तो देंगे ठीक है, वो फीस में ऐड करके देंगे आपको। तो सब जगह वाईफाई लगे हुए हैं, तो ऑफिस में भी है, क्लास में भी है और घर पे भी है। तो नेट की ज़रूरत जब मैं घर पे होता हूँ, क्लास पे होता हूँ या ऑफिस में होता हूँ तो वहाँ ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि वहाँ तो ऑटोमेटिकली वो वाईफाई से जुड़ जाता है। हाँ, जब मैं इन 3 जगह पर नहीं होता तो मुझे फिर नेट की ज़रूरत पड़ती है। और नेट की ज़रूरत भी ऐसे है जैसे शेयर मार्केट का छोटा मोटा काम कर लेता हूँ तो उसके लिए थोड़ा बहुत नेट की ज़रूरत पड़ती है। और थोड़ा बहुत हो सकता है कोई क्लास वगैरह यूट्यूब पे देखनी करनी हो तो उस पर ज़रूरत पड़ सकता है, या हल्का फुल्का और कोई यूज़ हो सकता है। इससे ज़्यादा यूज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो उसने कहा इसका मतलब है कि तेरा एक दिन में 1 GB भी काम नहीं आता है। मैंने कहा ये तूने बहुत टेक्निकल शब्द बोल दिया, मुझे कैसे पता चलेगा कि 1 TB यूज़ नहीं 1 GB यूज़ होता है, 5 GB, मेरे को इतना नहीं पता। उसने कहा नहीं नहीं मैं तो समझ ही रहा हूँ कि तेरा मोबाइल का यूज़ इतना ज़्यादा है नहीं, क्योंकि हर जगह वाईफाई से कनेक्टेड है तेरा मोबाइल, तो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है नेट का भी, ठीक है ना। और
इन 3 जगह से बाहर कितना रहता होगा, और वहाँ पे जाके भी नेट का यूज़ तू कितना करता होगा। मैं कहा इतना नहीं होता, छोटा मोटा काम है क्या। हाँ कि काम कर, मैं तेरे प्लान को चेंज कर देता हूँ। मैंने कहा यार तू प्लान को चेंज तो कर रहा है, कहीं उससे मोबाइल सर्विसेज पे कोई असर तो नहीं पड़ेगा। उसने कहा तू बिल्कुल चिंता मत कर, मुझे अपना मोबाइल दे। मैंने अपना सबसे कीमती सामान उसको दे दिया, मोबाइल। ठीक है ना, कौन देता है आज के टाइम में किसी को मोबाइल। वो फ्रेंड था, दे दिया। मैंने कहा ये ले। उसने मोबाइल पे जाके एयरटेल वाले प्लान में जाके 399 वाला प्लान ले लिया। मैंने कहा 399 वाला प्लान बस। उसने कहा बिल्कुल बस। 399 प्लस जीएसटी जोड़ के वो करीब करीब 450 रुपये था। और अभी मैं कितना पे कर रहा हूँ, 1000। 1000 का बिल कितना हो गया, केवल 450 रुपीज़। कितना कम हो गया, 550 रुपये कम हो गए महीने के। साल के करो तो 6600 रुपीज़ कम हो गए। मैंने कहा मगर इससे ये प्लान तूने कम किया है, इससे मेरे कोई सर्विसेज ऐसे नहीं है मोबाइल बंद हो जाए बार बार ऐसा। उसने कहा तू बिंदास मोबाइल चला, जैसा पहले चला रहा था अभी भी वैसा ही चला। अपन 10 दिन बाद में बात करेंगे, तू मुझे बताना है कि क्या फ़र्क पड़ा तेरे। 10 दिन तक जितना मैं पहले मोबाइल यूज़ कर रहा था अभी भी मैं उतना यूज़ कर रहा था। नेट पहले जितना चल रहा था, जितना यूज़ आ रहा था अभी भी उतना ही आ रहा है। जैसा मैं पहले सर्विसेज यूज़ कर रहा था सेम टू सेम अभी भी काम चल रहा था। मैंने 10 दिन बाद में कहा यार मेरे को तो मतलब जैसा पहले मैं यूज़ कर रहा था जिस तरह से मोबाइल को, आज भी मैं वैसे यूज़ कर रहा हूँ, कोई सर्विसेज में कोई इफ़ेक्ट आई नहीं। तो उसने कहा तूने ज़बरदस्ती का बड़ा प्लान ले रखा था, तुझे यूज़ ही नहीं था तेरे पास। जब तेरे को यूज़ ही नहीं था तो इतना बड़ा प्लान क्यों ले रखा था। मैंने कहा बात भी सही है, 550 रुपये हर महीने ज़्यादा क्यों देना, जब सेम चीज़ 450 में मिल रही है तो उसके 1000 रुपये क्यों देना। आप समझ रहे हो, कॉस्ट कंट्रोल, क्वालिटी ऑफ सर्विस सेम, बट 1000 रुपये की जगह मैं क्या दे रहा हूँ, 450 रुपये। अब मैं आपको बिजनेस की पे बात करूँ, जैसे मान लीजिए आपकी फादर की एक फैक्ट्री है, आपके फादर ने उस फैक्ट्री में अकाउंटिंग का काम करने के लिए सीए रख लिया। अब सीए है तो दिखती बात है सैलरी ज़्यादा ही लेगा। अब आपने एक बार सोचा कि यार ये जो काम होता है सीए का, मतलब जो अकाउंटिंग का काम होता है मेरी फैक्ट्री में, ये तो कोई बीकॉम पढ़ा हुआ भी कर सकता है, टैली का सॉफ्टवेयर है, हर कोई बीकॉम वाला भी चला सकता है, इसके लिए मुझे सीए रखने की क्या ज़रूरत है। आपने सीए को हटा के उसकी जगह पर बीकॉम वाला एक अकाउंटेंट रख दिया, बीकॉम पढ़ा हुआ अकाउंटेंट रख दिया। काम तो आपका जैसा पहले चल रहा था अभी भी वैसे ही चल रहा है। आपने कहा वैसे ही फालतू ही ज़्यादा सैलरी दे रहे थे जबकि ज़रूरत ही नहीं थी। मतलब जिस खर्चे की आपको ज़रूरत ही नहीं है उसको हटाना कौन करता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। जो खर्चा ज़्यादा लग रहा है उसको कम करने का काम कौन करता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। मतलब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, हर एक खर्चे का, हर एक एक्सपेंसेस का एनालिसिस करेगा, और एनालिसिस करके ये पता करेगा कि क्या विदाउट क्वालिटी ऑफ सर्विस को ख़राब किए बिना क्या हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो उस कॉस्ट को कंट्रोल किया जाए, कॉस्ट को कम किया जाए। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट कॉस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो हम ये जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे, हम इस सब्जेक्ट में ये भी सीखेंगे कि कैसे हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे वेस्टेज को कम कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर को कम कर सकते हैं। ये सब कुछ हमें इस सब्जेक्ट में दे रखा है और इस डिपार्टमेंट का काम होता है। ठीक है, ये हो गया कॉस्ट कंट्रोल। तीसरा होता है हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। देखो सबसे सीनियर जो होता है ना कंपनी में, यानी कि कोई भी बिजनेस में, वो होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट सबसे सीनियर होता है कंपनी के अंदर। देखा जाए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंडर में ये सारे डिपार्टमेंट होते हैं। ये सारे डिपार्टमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंडर में ही काम करते हैं। ठीक है, चाहे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, सेल्स हो, मार्केटिंग हो, सारे।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेन काम होता है डिसीजन लेना। कोई भी डिसीजन लेना हो, किसी भी टाइप का डिसीजन लेना हो, जो बड़े बड़े, छोटे छोटे डिसीजन की बात नहीं कर रहा, छोटे छोटे डिसीजन तो डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वही ले लेता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड होता है प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स डिपार्टमेंट का हेड होता है सेल्स मैनेजर, फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड होता है फाइनेंस मैनेजर। तो छोटे छोटे डिपार्टमेंटल के जो डिसीजन होते हैं वो तो उनका मैनेजर ही ले लेता है, मगर जो बड़े डिसीजन है वो लेते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो मतलब मैनेजमेंट होता है वो बड़े बड़े डिसीजन लेता है। अब ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ये कोई भी पॉइंट के लिए जब इनको डिसीजन लेना होता है तो इनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। भाई आज आपको डिसीजन लेना है कि मुझे सीए करना है, सीएस करना है, या सीएमए करना है, या एमबीए करना है। मान लो ये चार आपके पास में ऑप्शन है, तो अब आप क्या करोगे, चारों की डिटेल कलेक्ट करोगे कि सीए कोर्स कैसा है, कोर्स करने के बाद में क्या करियर ऑप्शन है, सीएस का कोर्स कैसा है, भारी है, इजी है, टफ है, थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल है, और आगे करियर क्या बनेगा, सीएमए का क्या है, एमबीए का क्या है ना। सारे कोर्स के बारे में आप डिटेल में एनालिसिस करोगे, और डिटेल में एनालिसिस करने के लिए आपको सबके बारे में क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए। पहले आप सीए की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, सीएस की डिटेल कलेक्ट करोगे, सीएमए की डिटेल कलेक्ट करोगे, है ना। सारी डिटेल को कलेक्ट करने के बाद आप फिर एनालिसिस करोगे कि मेरे लिए सबसे बेस्ट कोर्स कौन सा है, और फिर आप डिसीजन लोगे कि मुझे सीए करनी है। ऐसा ही होगा ना। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होता है वो भी क्या करता है, जब कोई डिसीजन लेना होता है तो पहले सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद में उसका एनालिसिस करता है, एंड देन फाइनल डिसीजन की ये बेस्ट डिसीजन होगा। क्या आपको लगता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये सारे काम करता है डिसीजन को कलेक्ट करने का, उसको रिसर्च एनालिसिस करने का? नो। बहुत सारे डिसीजन, सारे डिसीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे डिसीजन के लिए इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम करता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। जैसे मान लो कोई डिसीजन लेना है जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के वर्क में कवर होता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होगा, पहले से इन्फॉर्म कर देगा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को कि हमें इस पॉइंट का डिसीजन लेना है, आप इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करो, उसका एनालिसिस करो, और हमें फाइनल रिपोर्ट बना के दो। अब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, उस डिसीजन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करेगा, उसको प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करके रिपोर्ट बनाएगा, और उस रिपोर्ट को प्रोवाइड करेगा मैनेजमेंट को। डिसीजन वो नहीं देता, डिसीजन देने का काम कौन करेंगे, मैनेजमेंट, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए बहुत काम आसान हो गया, पूरी डिटेल उनके पास है, रिसर्च पूरा किया हुआ है किसका, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का। उसके बाद में पूरी फाइनल रिपोर्ट आ जाती है कि अगर ऐसा डिसीजन लेंगे तो ये होगा, इसका ये फ़र्क पड़ेगा, इसका ये फ़र्क पड़ेगा। अब सारे ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या हो सकते हैं, सारे के सारे ऑप्शन बनाकर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बीओडी को देगा, और बैंक और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो उसके बेसिस पर डिसीजन मेकिंग का काम करेगा। तो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब यही होता है, मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन देने का काम करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब आप डेबिट क्रेडिट को मत समझ आना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब है मैनेजमेंट के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उसका एनालिसिस करता है, और वो इंफॉर्मेशन और वो रिपोर्ट बनाकर मैनेजमेंट को प्रोवाइड कराता है। ये होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, तो आप समझ गए, तीसरा मेन काम डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना। ठीक है, फोर्थ, चौथा मेन काम, कैलकुलेट प्रॉफिट ऑफ ईच एक्टिविटी, प्रॉफिट ऑफ ईच एक्टिविटी सेपरेटली।
हर एक एक्टिविटी का प्रॉफिट सेपरेटली पता करना। मतलब जैसे कि मान लीजिए एक कंपनी है जो 5 प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट डी और प्रोडक्ट ई। ये 5 प्रोडक्ट बनाती है एक कंपनी। अकाउंटिंग से हम प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करते हैं। आप सबने अकाउंटिंग पढ़ी है 11th में, 12th में, फाउंडेशन में, और अभी इंटर में भी पढ़ने वाले हो, फाइनल में भी पढ़ोगे। तो अकाउंट्स प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करता है, बट अकाउंट्स प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट नहीं करता, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करता है। मतलब जैसे कि हम नॉर्मल अकाउंटिंग में क्या करते हैं, नॉर्मल अकाउंटिंग मतलब कंपनी अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहा, ट्रेडिंग P&L बनाते हैं, ट्रेडिंग बनाते हैं, P&L बनाते हैं, तो हम ट्रेडिंग P&L से उस पूरी कंपनी का यानी कि उस पूरे बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। ए का प्रॉफिट, बी का प्रॉफिट, सी का प्रॉफिट, डी का प्रॉफिट, ई का प्रॉफिट हम अलग अलग कैलकुलेट नहीं करते। ऐसा नहीं कि हम 5 ट्रेडिंग P&L बना रहे हैं, ए का ट्रेडिंग P&L अलग, प्रोडक्ट बी का ट्रेडिंग P&L अलग, सी का अलग, डी का अलग, ई का अलग। क्या ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते। हम क्या करते हैं, ओवरऑल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते हैं कि हमारा ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ। तो अकाउंटिंग आपको ओवरऑल P&L बताता है कि हमारा नेट प्रॉफिट टोटल 20 लाख है, कि सारा प्रॉफिट मिलकर हमारा हो गया 20 लाख। ऐसा नहीं बताता कि इसमें ए का प्रॉफिट कितना, बी का कितना, सी का कितना, डी का कितना, ई का कितना। बट कॉस्टिंग ऐसा करता है। कॉस्टिंग प्रोडक्ट वाइज, एक्टिविटी वाइज प्रॉफिट को कैलकुलेट करता है। कॉस्टिंग ये बताता है कि हमें ए प्रोडक्ट से कितना प्रॉफिट हो रहा है, बी से कितना प्रॉफिट हो रहा है, सी से कितना, डी से कितना, ई से कितना। अब आप कहेंगे ऐसा कैलकुलेट करने से फायदा क्या, ऐसा कैलकुलेट क्यों करेंगे? जैसे मान लीजिए ये जो 20 लाख का प्रॉफिट है हमारा टोटल, इसमें हमने प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट कैलकुलेट किया तो पता चला कि ए का प्रॉफिट है 5 लाख, बी का प्रॉफिट है 9 लाख, सी में नुकसान है 3 लाख, डी में नुकसान है 1 लाख और ई में प्रॉफिट है 10 लाख। टोटल ओवरऑल प्रॉफिट हो गया हमारा 20 लाख। अब ऐसे देखा जाए तो कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है कितना, 20 लाख। पर जब हमने प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट कैलकुलेट किया तो पता चला कि प्रोडक्ट सी में और प्रोडक्ट डी में तो लॉस हो रहा है, ए, बी और ई में ही प्रॉफिट हो रहा है। तो अब क्या करें? तो हम या तो एक काम करते हैं, सी प्रोडक्ट को और डी प्रोडक्ट को बंद ही कर देते हैं। इन प्रोडक्ट को सी और डी को बंद करने से आपको क्या लगता है, प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा? प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि इन दोनों में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 4 लाख का। अगर मैं सी और डी को बंद कर देता हूं तो मुझे 4 लाख रुपए का ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, मतलब मेरा प्रॉफिट हो जाएगा 24 लाख। बट जब मैं ओवरऑल प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट करता हूं तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि क्या मैं प्रॉफिट को बढ़ा सकता हूं क्या। मुझे तो लग रहा है 20 लाख हमारे ओके। बट जब मैंने प्रोडक्ट वाइज कैलकुलेट किया तब पता चला कि अगर मैं डी और ई को बंद कर देता हूं तो मैं 24 लाख मतलब 4 लाख ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता हूं। प्रोडक्ट वाइज, एक्टिविटी वाइज जब हम प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि हम प्रॉफिट को इंक्रीज भी कर सकते हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है कि प्रोडक्ट सी और डी में लॉस हो रहा है, तो क्या करें कि प्रॉफिट सी और डी में भी प्रॉफिट होना शुरू हो जाए। चलो हम बंद नहीं करना चाहते तो कुछ ऐसा करें कि सी और डी में भी प्रॉफिट शुरू ज़्यादा हो जाए। तो सी में हो सकता है सेलिंग प्राइस हम कम चार्ज करें तो सेलिंग प्राइस बढ़ा दो। डी में भी हो सकता है हम सेलिंग प्राइस कम चार्ज करें, या डी में खर्चे ज़्यादा आ रहे हैं, सी में खर्चे ज़्यादा आ रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस को या तो बढ़ाएं या एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करें जिससे कि सी और डी में भी प्रॉफिट आ जाए। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट होगा और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में भी इंक्रीमेंट होगा। ऐसा कब हो सकता है? जब हम प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट को कैलकुलेट करें, जब हम एक्टिविटी वाइज प्रॉफिट को कैलकुलेट करें। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो सीए स्टूडेंट को भी कोचिंग कराती है, सीएस के बच्चों को भी कोचिंग कराती है और सीएमए के बच्चों को भी कोचिंग कराती है। इंस्टीट्यूट का ओवरऑल प्रॉफिट प्लस में, मगर बाद में जाके जब एनालिसिस किया, अलग अलग प्रॉफिट कैलकुलेट किया कि सीए के बच्चों से कितना प्रॉफिट, सीएस के बच्चों से कितना और सीएमए के बच्चों से कितना, तो पता चला कि सीएस के बच्चों से तो नुकसान हो रहा है। तो या तो सीएस में फीस कम चार्ज कर रहे हैं
या CS में एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहे हैं, और अगर मान लो फीस भी ज़्यादा नहीं है और अगर एक्सपेंडिचर भी मतलब फीस भी कम नहीं है, बराबर चार्ज कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर भी रीजनेबल है, बट फिर भी लॉस हो रहा है, तो बंद करो CS को, प्रॉफिट बढ़ेगा। या फिर CS को भी क्या पता प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अलग अलग एक्टिविटी वाइज, प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट पता होने से हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं, या लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अकाउंट्स ऐसा नहीं करता, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऐसा नहीं करता, बट कॉस्टिंग ऐसा करता है, कॉस्टिंग में ऐसा किया जाता है। ठीक है, ये 4 मेन ऑब्जेक्टिव है, मतलब 4 मेन फंक्शन है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 4 ही है, और भी बहुत सारे हैं, बट ये 4 मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के। तो अब आपको ये पता चल गया होगा कि हम इस सब्जेक्ट में क्या करने वाले हैं। कॉस्ट को कैलकुलेट करने वाले हैं जिससे कि सेलिंग प्राइस निकाल सकें, कॉस्ट को कंट्रोल करने वाले हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं, हर एक एक्टिविटी का प्रॉफिट अलग अलग कैलकुलेट करने वाले हैं, और इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ काम हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा इस सब्जेक्ट के बारे में आइडिया आ गया कि हाँ, ये इस सब्जेक्ट में अब हम ये करने वाले हैं। अब हम थोड़ा सा इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं छोटे से पॉइंट से, और वो पॉइंट है कॉस्ट। कॉस्टिंग है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? कॉस्ट से स्टार्ट करेंगे। कॉस्ट, व्हाट इज कॉस्ट? नॉर्मल अगर लैंग्वेज में बात करें तो कॉस्ट का मतलब होता है एक्सपेंसेस। जो भी एक्सपेंसेस है वो कॉस्ट है। अगर एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हम कॉस्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। हम इस सब्जेक्ट में कॉस्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, पहला एक्सपेंडिचर रॉ मटेरियल का एक्सपेंडिचर, रॉ मटेरियल मतलब मटेरियल। दूसरा लेबर यानी कि वेजेज। और रॉ मटेरियल और लेबर की कॉस्ट को छोड़कर बाकी जो एक्सपेंडिचर है हम उसको कहते हैं ओवरहेड। क्या कहते हैं? ओवरहेड। पहला एक्सपेंडिचर तो आपका हो गया मटेरियल, दूसरा एक्सपेंडिचर आपका हो गया लेबर, और तीसरा एक्सपेंडिचर आपका हो गया ओवरहेड। ओवरहेड क्या? ऑल एक्सपेंसेस अदर देन मटेरियल एंड लेबर। मटेरियल लेबर को छोड़कर बाकी हमारे जो खर्चे हैं वो ओवरहेड है। ओवरहेड अगेन डिवाइडेड इनटू 3। ओवरहेड वापस 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक होता है फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। और एक होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्या होते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्या होते हैं, हम डिटेल में एक एक खर्चे के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, आज हम, मैंने कहा क्या कहा, आपको कोई चैप्टर नहीं पढ़ने वाले। आज हम केवल इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बेसिक समझेंगे कि है क्या। ठीक है, हाँ मैं लास्ट में नोट करा दूंगा, समझना। चलो ये वाला नोट कर लो आप, यहाँ से आप नोट कर लो। कॉस्ट, कॉस्ट को 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। एक होता है रॉ मटेरियल की कॉस्ट, दूसरा लेबर की कॉस्ट, और अदर देन मटेरियल एंड लेबर इट इज कॉल्ड ओवरहेड। ओवरहेड अगेन डिवाइडेड इनटू 3, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। रॉ मटेरियल की कॉस्ट मतलब डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है, उस प्रोडक्ट को बनाने में जो जो मटेरियल काम आते हैं उसको हम कहते हैं रॉ मटेरियल की कॉस्ट। उसको हम क्या कहते हैं? रॉ मटेरियल की कॉस्ट। लेबर की कॉस्ट
मतलब वेजेज, जो वर्कर जो आउटपुट बना रहे हैं, जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं वेजेज, लेबर। अब ये जो फैक्ट्री ओवरहेड क्या है, देखिए ये एक जगह, देखो अगर आप एक बिजनेस के बारे में बात करो, अगर एक बिजनेस के बारे में बात की जाए तो वहाँ पर मेन जो जगह होती है वो होती है तीन। एक जगह होती है जिसको हम कहते हैं फैक्ट्री, फैक्ट्री। एक जगह होती है जिसको हम कहते हैं ऑफिस, ऑफिस। और एक जगह होती है जिसको हम कहते हैं वेयर हाउस। फैक्ट्री, ऑफिस और वेयर हाउस। फैक्ट्री कौन सी जगह होती है? फैक्ट्री वो जगह होती है जहां पर प्लांट एंड मशीनरी होती है, प्लांट एंड मशीनरी होती है, जहां पर वर्कर होते हैं, और ये वर्कर विद द हेल्प ऑफ प्लांट एंड मशीनरी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। मतलब हम रॉ मटेरियल को खरीदते हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। रॉ मटेरियल को क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए एक कंपनी है जो बुक्स बनाती है, ये बुक्स बनाती है, ठीक है। अब वो क्या करेगी, उसके लिए रॉ मटेरियल क्या है? पेपर, पेपर, इंक, इंक भी तो लगी हुई है ना, प्रिंटिंग कैसे करेंगे? इंक से करेंगे। तो पेपर और इंक ये हो गया हमारा मटेरियल। वो क्या करते हैं? पेपर खरीदते हैं, इंक खरीदते हैं, और फिर उस पेपर और इंक से ऐसी बुक बना देते हैं। मतलब रॉ मटेरियल क्या हो गया? पेपर और इंक, और उस रॉ मटेरियल से उन्होंने क्या कर दी? ये बुक बना दी। ये बुक क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। ये बुक क्या हो गया? एक प्रोडक्ट हो गया। तो ये क्या करते हैं? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो जिस जगह पर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है उस जगह को कहते हैं फैक्ट्री। उस जगह को क्या कहते हैं? फैक्ट्री। वहाँ मजदूर होते हैं, वर्कर होते हैं, वहाँ पर मशीनें होती है। तो मजदूर मशीन की हेल्प से उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है, और फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के बाद उसको ले जाकर रख देता है वेयर हाउस में। कहाँ रख देता है? वेयर हाउस, यहाँ पर रख देता है। यहाँ पर फिनिश गुड्स को रखा जाता है। जिस जगह पर हम फिनिश गुड्स को स्टोरेज करके रखते हैं वो जगह होती है वेयर हाउस, जहाँ से हम आगे फिर उसको मार्केट में बेच देते हैं, मतलब सेल कर देते हैं वहाँ से। तो ये जिस जगह पर रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो रहा है इस जगह को कहते हैं फैक्ट्री। फैक्ट्री में जो भी खर्चे होते हैं, मटेरियल की कॉस्ट को छोड़ के और लेबर की कॉस्ट को छोड़ के, मटेरियल और लेबर की कॉस्ट को छोड़ के फैक्ट्री में जितने भी खर्चे होते हैं फैक्ट्री में, वो सारे फैक्ट्री ओवरहेड है। वो सारे क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड। अब क्या हो सकता है फैक्ट्री ओवरहेड में? फैक्ट्री ओवरहेड में आप प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड सारे खर्चे ले सकते हो। प्लांट एंड मशीनरी के सारे खर्चे, ऑल एक्सपेंसेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी की रिपेयर का खर्चा, पावर की कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी पावर, पावर की कॉस्ट। इसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी अगर हमने किराए पर ली है तो उसका किराया, हायर चार्जेज और प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड जो भी खर्चा है वो सारे फैक्ट्री में आते हैं। फैक्ट्री बिल्डिंग से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं, फैक्ट्री बिल्डिंग से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं, फैक्ट्री बिल्डिंग अगर खुद की है तो डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री बिल्डिंग अगर किराए पे ले रखी है तो उसका रेंट, फैक्ट्री बिल्डिंग में लाइट का खर्चा, फैक्ट्री बिल्डिंग के रिपेयर और मेंटेनेंस का खर्चा, ये सारे खर्चे क्या हो गए? ये सारे के सारे खर्चे फैक्ट्री ओवरहेड हो गए। इसके अलावा जैसे फैक्ट्री में वर्कर जो होते हैं, वर्कर का ध्यान रखने के लिए आपने सुपरवाइज़र रखा हुआ है, फॉरमैन रखा हुआ है, मशीन की रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए पर्सन रखे हुए हैं, फैक्ट्री की साफ सफाई क्लीनिंग के लिए पर्सन रखा हुआ है। इन सबको जो भी सैलरी देते हो वो भी फैक्ट्री ओवरहेड है। मतलब फैक्ट्री के जो भी खर्चे हैं, दो खर्चे छोड़कर, एक तो डायरेक्ट मटेरियल, रॉ मटेरियल, और दूसरा डायरेक्ट वेजेज। इन दो खर्चे को छोड़कर आप जितना भी खर्चे पे कर रहे हो फैक्ट्री के, वो सारे फैक्ट्री ओवरहेड है। वो सारे के सारे फैक्ट्री ओवरहेड है। प्लांट एंड मशीनरी में ऑयल का खर्चा फैक्ट्री ओवरहेड, प्लांट एंड मशीनरी के रिपेयर का खर्चा फैक्ट्री ओवरहेड,
पावर की कॉस्ट, मशीनों को चलाने के लिए पावर की कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड। समझ गए आप, सारे फैक्ट्री ओवरहेड है। ऑफिस कौन सी जगह होती है? ऑफिस वो जगह होती है जहां से बिजनेस को मैनेज किया जाता है। क्या किया जाता है? मैनेज किया जाता है। एक तरीके से बिजनेस का एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से होता है? ऑफिस से होता है। ऑफिस के जो भी खर्चे हैं, मतलब एक तरह से कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ऑफिस के खर्चे यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है, जैसे ऑफिस स्टाफ की सैलरी, ऑफिस स्टाफ मतलब ऑफिस का लाइट का खर्चा, ऑफिस अगर किराए पे ले रखा है तो ऑफिस का किराया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की कॉस्ट, डायरेक्टर है उनकी सैलरी, ये सारे सब क्या है? ये सारे के सारे ऑफिस एक्सपेंसेस है। ऑफिस फर्नीचर का डेप्रिसिएशन, ऑफिस ओवरहेड मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। इसके बाद में नंबर आता है वेयर हाउस का। वेयर हाउस के जो भी खर्चे हैं वो सारे के सारे जाते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। मतलब आप समझ गए, फैक्ट्री ओवरहेड तो कहाँ आ गए? फैक्ट्री के खर्चे, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऑफिस का खर्चा, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में दो खर्चे आते हैं, एक तो आता है सेलिंग का ओवरहेड, एक आता है डिस्ट्रीब्यूशन का ओवरहेड। मैं दोनों को बताता हूँ। सेलिंग ओवरहेड क्या होता है? सेलिंग ओवरहेड का मतलब होता है सेल्स को प्रमोट करने के लिए, सेल्स को प्रमोट करने के लिए जो भी खर्चा होता है उसको हम कहते हैं सेलिंग ओवरहेड। जैसे एडवर्टीजमेंट का ओवरहेड, एडवर्टीजमेंट ओवरहेड सेलिंग ओवरहेड है। जैसे हमने सेल्समैन रखे हुए हैं, उनको सैलरी देते हैं, वो सेलिंग ओवरहेड है। सेल्समैन का ट्रेवलिंग का खर्चा सेलिंग ओवरहेड है। हमने मान लो कुछ गिफ्ट दिए, मार्केटिंग का जो खर्चा किया वो सब सेलिंग ओवरहेड है। मतलब माल जब बेचा, हमने गुड्स दिया तो हमने साथ में कुछ गिफ्ट दिए, वो सेलिंग ओवरहेड है। सेल्स प्रमोशन का जो भी खर्चा है वो, तो जितना भी खर्चा सेल्स को प्रमोट करने के लिए होता है वो सेलिंग ओवरहेड होता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्या होता है? वेयर हाउस के जो भी खर्चे हैं, वेयर हाउस के जो भी खर्चे हैं, ये जो वेयर हाउस है, वेयर हाउस इसके जितने भी खर्चे हैं, जैसे वेयर हाउस अगर रेंट पे ले रखा है तो वेयर हाउस का रेंट, खुद का है तो उसका डेप्रीसिएशन, वेयर हाउस कीपर रखा हुआ है उसकी सैलरी, वेयर हाउस में लाइट का खर्चा। इसके अलावा गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, मतलब वेयर हाउस से कस्टमर तक माल पहुंचाने के लिए जो भी खर्चा होता है, जैसे मान लो हमने एक गाड़ी रखी हुई है जिसमें हम सामान कस्टमर तक पहुंचाते हैं, तो उस गाड़ी के जो भी खर्चे हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। डिलीवरी के लिए, गुड्स की डिलीवरी के लिए कुछ व्हीकल रखे हुए हैं तो उनके जो भी खर्चे हैं वो सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। आफ्टर सेल सर्विस देते हैं, आफ्टर सेल सर्विस देते हैं तो वो भी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो सेलिंग एंड जनरली बहुत बार क्या होता है कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को अलग अलग करना बहुत बार पॉसिबल हो नहीं पाता, तो इसको एक ही हेड दिया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को बहुत बार अलग अलग करना भारी होता है, तो एक ही हमने हेड दे दिया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो हमारे तीन ओवरहेड के हेड हो गए, एक तो फैक्ट्री, एक एडमिनिस्ट्रेटिव और एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो देखा जाए तो हमारे 5 एक्सपेंडिचर हो गए। एक हमारा एक्सपेंडिचर हो गया रॉ मटेरियल का एक्सपेंडिचर, एक हमारा हो गया वेजेज का एक्सपेंडिचर, तीसरा हमारा हो गया फैक्ट्री ओवरहेड, चौथा हमारा हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, और पांचवा हो गया हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। 5 एक्सपेंडिचर हो गए, ठीक है। अच्छा, ये जो फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं, फैक्ट्री के ओवरहेड, इनको हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी कह सकते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड यानी कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड यानी कि प्रोडक्शन ओवरहेड, इनको हम प्रोडक्शन ओवरहेड भी कह सकते हैं, या फिर इनको वर्क्स ओवरहेड भी कह सकते हैं, वर्क्स ओवरहेड भी कह सकते हैं, वर्क्स ओवरहेड। तो चाहे फैक्ट्री ओवरहेड को, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को, प्रोडक्शन ओवरहेड को, वर्क्स ओवरहेड को, एक ही बात है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड या फिर ऑफिस ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड या ऑफिस ओवरहेड एक ही बात है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ही होते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट टोटल 3 टाइप के, मटेरियल लेबर ओवरहेड, और ओवरहेड अगेन 3 टाइप के, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। करेक्ट, समझ गए कॉस्ट। अब बात आती है कॉस्ट को कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, जिसको हम कहते हैं कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाए?
कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमें सारी कॉस्ट की टोटल करनी पड़ती है, बट कॉस्ट की टोटल करने के लिए, मतलब टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे मेथड बने हुए। क्यों बने हुए मेथड? क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक मेथड बनाया जाए और वो हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एप्लीकेबल हो जाए। एक मेथड बनाए और वो सारे टाइप के बिजनेस के ऊपर एप्लीकेबल हो जाए, ऐसा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि अलग अलग बिजनेस की अलग अलग सिचुएशन होती है, अलग अलग टाइप के बिजनेस होते हैं, तो इसीलिए अलग अलग मेथड बने हुए। हमारे कोर्स में कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए कुछ मेथड दे रखे हैं। जैसे आपको मेथड दे रखा है जॉब कॉस्टिंग, ये कॉस्ट को कैलकुलेट करने का एक मेथड है। बैच कॉस्टिंग, कॉस्ट को कैलकुलेट करने का एक मेथड है। कॉस्ट शीट जिसको यूनिट कॉस्टिंग भी कहते हैं, कॉस्ट को कैलकुलेट करने का एक मेथड है। जैसे कि प्रोसेस कॉस्टिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करने का एक मेथड है। जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट, कॉस्ट को कैलकुलेट करने का एक मेथड है। जैसे कि सर्विस कॉस्टिंग, कॉस्ट को कैलकुलेट करने का एक मेथड है। तो कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड है, ठीक है। मेथड ऑफ कॉस्टिंग, करेक्ट। जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉस्ट शीट, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट प्रोडक्ट, और इतने सारे मेथड क्यों बने हुए? क्योंकि अलग अलग टाइप के बिजनेस होते हैं, अलग अलग टाइप की सिचुएशन होती है, तो एक मेथड बनाए और वो हर सिचुएशन के लिए फिट हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं था, इसीलिए अलग अलग मेथड बनाए गए, ठीक है। तो कॉस्ट को कैलकुलेट करने के मेथड। अब मैं बात करता हूं हमारे सिलेबस की। ये बिल्कुल अब आप लोग लिखना, जो मैं आपको बता रहा हूं अब आप लोग नोट करना। आप चाहो तो ये वाला चार्ट आप नोट कर लो, ये वाला आप नोट कर लो। कॉस्ट के 3 पार्ट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। कॉस्ट के 3 पार्ट, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, बिल्कुल आप लोग नोट कर लीजिए। फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। चलिए अब हम बात करते हैं इस सब्जेक्ट के सिलेबस की। बिल्कुल आप लोग स्टार्ट कीजिए नोट करना। अभी मैंने आपको जो बताया है उससे आपको सिलेबस को समझने में थोड़ा सा आसानी रहेगी, ठीक है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऊपर आप नोट कर देना सिलेबस। इसका जो सिलेबस है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है, मतलब जो चैप्टर्स है उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहली जो कैटेगरी है वो है कॉस्ट। फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है कॉस्ट। मैंने अभी आपको बताया कि कॉस्ट को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। तो पहले 3 चैप्टर का नाम भी यही है। फर्स्ट चैप्टर का नाम है मटीरियल कॉस्ट। सेकंड चैप्टर का नाम है लेबर कॉस्ट, ये आपका सेकंड चैप्टर। तीसरे चैप्टर का नाम है ओवरहेड, तीसरे चैप्टर का नाम है ओवरहेड। और चौथे चैप्टर का नाम है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये जो चौथा चैप्टर है ये तीसरे चैप्टर से ही जुड़ा हुआ है। मतलब जो तीसरा चैप्टर है ओवरहेड, उसके 2 तरीके हैं, एक होता है ट्रेडिशनल मेथड, एक होता है मॉडर्न मेथड।
तो ओवरहेड चैप्टर जो लिखा है वो ट्रेडिशनल मेथड है, और जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग लिखा हुआ है वो ओवरहेड का ही पार्ट है बट वो मॉडर्न मेथड है। तो कॉस्ट से रिलेटेड हमारे टोटल 4 चैप्टर हैं, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये 4 चैप्टर किससे रिलेटेड है? कॉस्ट से, मतलब 4 चैप्टर के नाम है ये, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड और एक्टिविटी। अब हमारा दूसरा पार्ट आता है, वो है मेथड ऑफ कॉस्टिंग। मेथड ऑफ कॉस्टिंग, मेथड ऑफ कॉस्टिंग, कॉस्ट को कैलकुलेट करने के मेथड। कॉस्ट को कैलकुलेट करने के, अभी मैंने आपको बताया मेथड। पहला मेथड, मतलब ये हमारा हो गया एक तरीके से 5वां चैप्टर, मैं चैप्टर का नाम ऐसे भी लिख रहा हूँ, ठीक है। हमारा चैप्टर हो गया जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट, जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। ये हमारा चैप्टर नंबर 5 हो गया, और ये किस में कवर होता है? मेथड ऑफ कॉस्टिंग में। मेथड ऑफ कॉस्टिंग में आगे आपको दे रखा है इसमें सर्विस कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग। नेक्स्ट चैप्टर आपको दे रखा है प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग। और नेक्स्ट चैप्टर जिसमें एक साथ 3 मेथड है, बैच, जॉब एंड कॉस्ट शीट। 3 चैप्टर बहुत छोटे छोटे थे, मतलब 3 मेथड बहुत छोटे छोटे हैं, बैच कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग और कॉस्ट शीट। तो मैंने तीनों को कंबाइन करके, क्योंकि इन तीनों में एक जैसा कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने इन तीनों को इकट्ठा करके एक चैप्टर बना दिया, बैच, जॉब एंड कॉस्ट शीट। है ये 3 मेथड, बैच कॉस्टिंग अलग मेथड है, जॉब कॉस्टिंग अलग मेथड है, कॉस्ट शीट अलग मेथड है, बट बहुत छोटे छोटे थे तो अलग अलग चैप्टर बनाया नहीं, एक साथ ही एक चैप्टर में, और तीनों का कॉन्सेप्ट भी ऑलमोस्ट एक जैसा, इसीलिए एक चैप्टर बना दिया, बैच, जॉब एंड कॉस्ट शीट। ये आपके हो गए टोटल 8 चैप्टर, ठीक है। फिर बारी आती है तीसरे पार्ट की, और वो आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। जैसे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम एंट्रीज करते हैं, जनरल एंट्री, फिर उससे लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं, फिर लास्ट में जाके जब ईयर एंड होता है तो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट बनाते हैं जिसमें ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, ये सब कुछ करते हैं। सेम टू सेम ऐसा ही कॉस्ट अकाउंटिंग में भी होता है, मतलब जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है वैसे कॉस्ट अकाउंटिंग भी होती है, एकदम सेम टू सेम नहीं। वहाँ भी डेबिट क्रेडिट होता है, कॉस्टिंग में भी डेबिट क्रेडिट का सिस्टम होता है, मगर थोड़ा अलग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से थोड़ा अलग है। तो हमें एक चैप्टर दे रखा है जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, और ये चैप्टर नंबर हो गया हमारा 9th, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। इट इज चैप्टर नंबर 9th, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, जिसमें हम अकाउंटिंग करेंगे। यहाँ तो वाकई में अकाउंटिंग ही है, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसी तरीके से इसमें हमें क्या करनी है, इसमें हमें अकाउंटिंग करनी है, ठीक है। इसके बाद में हमारा लास्ट पार्ट आता है इसका, और वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमें 3 चैप्टर दे रखे हैं। चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है बजटरी कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल। चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। और चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग। कुल मिला के आपको चैप्टर दे रखे हैं 12। अगर आप नोट्स देखोगे, अगर आपके पास नोट्स होंगे, तो अगर आप इस नोट्स में देखोगे तो ऐसे 12 चैप्टर आपको दे रखे, ठीक है। हाँ, सबसे लास्ट में एक चैप्टर दे रखा है थियोरी का। ये चैप्टर क्या है? एक लास्ट में चैप्टर दे रखा है, चैप्टर नंबर 13, वो है थियोरी। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में जो पूरा थियोरी का ही होता है। हाँ, वो ऑप्शन में छोड़ सकते हो क्वेश्चन, वो बात अलग है। तो मैंने क्या किया, ये जो जितने भी चैप्टर है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, एक्टिविटी, जॉइंट प्रोडक्ट, सर्विस कॉस्टिंग, इसमें जितनी भी थियोरी बनती है वो सारी थियोरी, और एक चैप्टर ऐसा है जिसमें केवल थियोरी दे रखी है,
सारी थियरी मिलाकर एक चैप्टर बना दिया जिसका नाम ही लिख दिया मैंने थियरी। तो इस चैप्टर को हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, मतलब हम थियरी साथ साथ में नहीं पढ़ने वाले। मटेरियल में हम पढ़ेंगे तो प्रैक्टिकल पढ़ेंगे, लेबर का भी प्रैक्टिकल पढ़ेंगे, ओवरहेड का भी प्रैक्टिकल। इन सारे चैप्टर में जो जो थियरी दे रखी है वो एक साथ जब पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब हम पढ़ेंगे, और उसका मैंने नाम दे रखा है थियरी। तो कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं, अपने को नाम भी चैप्टर का थियरी है। तो सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, सबसे एंड में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, इसका मैं पेपर का पैटर्न आपको बताऊं इस सब्जेक्ट का। तो इसमें पहले 30 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं एमसीक्यू के। एमसीक्यू में भी पहला जो क्वेश्चन आता है वो केस स्टडी का आता है। केस स्टडी आती है। केस स्टडी होता है, एमसीक्यू है जिसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन। तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन हो गया, मतलब 5 एमसीक्यूज होते हैं, 2-2 नंबर का एक, हर केस एक केस स्टडी के साथ में। फिर इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन भी केस स्टडी का होता है, अभी तक तो ऐसा ही है, आगे चेंज कर दे इंस्टीट्यूट तो अलग बात है। उसमें भी 2-2 नंबर के 5 एमसीक्यूज होते हैं। फिर आपको तीसरा क्वेश्चन 2 नंबर का, चौथा क्वेश्चन 2 नंबर का, पांचवा क्वेश्चन 2 नंबर का, छठा क्वेश्चन 2 नंबर का, और सातवां क्वेश्चन 2 नंबर का। तो ये आपके 10, 10, 20, 32, 34, नहीं 22, 24, 26, 28, 30 मार्क्स के एमसीक्यूज। और ये अभी तक जो एमसीक्यूज बने हैं वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ही बने। कोई ठीक है, कोई 2 नंबर का इसमें कोई थियरी दे दे तो बात अलग है, बाकी केस स्टडी तो प्रैक्टिकल चैप्टर का ही बनता है। तो एक तरह से समझ लीजिए कि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही है जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में, ठीक है। अब आते हैं बाकी का पेपर, सब्जेक्टिव पेपर। अब इसमें आपका जो क्वेश्चन आता है, मैं अब इसकी बात कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आता है 14 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन 14 नंबर का, तीसरा क्वेश्चन 14 नंबर का, फोर्थ क्वेश्चन 14 नंबर का, फिफ्थ क्वेश्चन 14 नंबर का, और लास्ट क्वेश्चन भी 14 नंबर का, 14 मार्क्स का। अब इसमें 14 नंबर में एक क्वेश्चन नहीं होता है 14 नंबर का। जैसे मान लीजिए 7-7 नंबर के 2 दे दिए, या ऐसा भी कर दिया कि 5, 5 और 4 नंबर के क्वेश्चन दे दिए, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि 8 और 6 नंबर का दे दिया, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। वो हो सकता है 10 और 4 का दे दिया, है ना। इस तरह से ये जो वापस साथ ये जो 5 क्वेश्चन देती है इंस्टीट्यूट, जनरली ये प्रैक्टिकल होते हैं। फिर ये जो आता है ये पूरी तरह से थियरी का क्वेश्चन होता है, जिसमें भी इंस्टीट्यूट ऐसा कर सकती है कि एक 5 का, एक 5 का, एक 4 का। इसमें भी ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन 14 नंबर का थियरी का, उसमें भी 2, 3, 4 क्वेश्चन हो सकते हैं, है ना। क्लासिफिकेशन हो सकता है 4, 4, 4 और 2 नंबर का, ऐसा भी दे सकते हैं। ये जो बाकी के 6 क्वेश्चन हैं इसमें से कोई भी 5 आपको करने होते हैं, एनी 5। मतलब अगर आप चाहो तो लास्ट क्वेश्चन जो पूरा थियरी का है वो ऑप्शन में छोड़ सकते हो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा मत छोड़ना। मतलब ऐसे नहीं कि आपने सोचा कि यार अपन थियरी वाला क्वेश्चन करेंगे नहीं तो थियरी पढ़े ही नहीं। अगर ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन जितने भी है, मान लो इसमें से कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता होगा तो फिर क्या करोगे? तो छोड़ के आना से अच्छा है कि आप थियरी का क्वेश्चन अटेंड कर लो। तो थियरी भी आपको करनी है, और मैं आपको पढ़ूंगा, पूरी थियरी पढ़ूंगा, आपको भी पढ़नी है और उसको याद भी करनी है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो प्रैक्टिकल, अच्छा ऐसा कर सकते हैं इंस्टीट्यूट, जैसे मान लीजिए ये 5, 5, 4 ये 3 दिए, तो इसमें हो सकता है एक 4 नंबर का थियरी का दे दिया, मे भी, मतलब जरूरी नहीं है कि देगी। कभी कभार इंस्टीट्यूट ऐसा कर देती है कि जो ऊपर के जो 5 क्वेश्चन है इसमें भी कोई 2-4 नंबर का थियरी का क्वेश्चन साथ में डाल सकती है, ठीक है। तो ये अगर इसमें डाल दिया तो फिर वो थियरी का तो करना ही करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि आपको थियरी बिल्कुल भी नहीं करनी पड़े, हो सकता है कुछ करना पड़े, ठीक है। तो ये आपका पेपर का पैटर्न है। अब ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की अगर काउंटिंग करो तो ये जो केस स्टडी है ये भी प्रैक्टिकल है, ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये केस स्टडी का, ये भी प्रैक्टिकल है। एमसीक्यू, बाकी वाले एमसीक्यू एक बार भूल जाते, चलो एक क्वेश्चन ये हो गया, 2 क्वेश्चन ये हो गए, ये तीसरा, ये चौथा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, करीब 12 से 13 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल वहाँ पे अटेंड करने पड़ सकते हैं। और आपके चैप्टर कितने हैं? 12। अब जनरली इंस्टीट्यूट क्या करती है, ऑलमोस्ट सारे चैप्टर में से क्वेश्चन प्रैक्टिकल दे देती है। ऑलमोस्ट, हो सकता है
कि 12 चैप्टर में से नहीं देके 11 चैप्टर में से प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे दिए, मगर कौन सा एक आधा चैप्टर इंस्टीट्यूट छोड़ेगी ये पता नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे लिए सारे ही चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे चैप्टर में से क्वेश्चन आएंगे तो इक्वली इंपॉर्टेंट हो गए। या तो अगर आप सोच के जाओ कि चलो एक काम करते हैं कि है ना, मैं मतलब ये जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है थियरी का उसको अटेंड करूंगा, तो एक दो प्रैक्टिकल चैप्टर छोड़ देते हैं। तो मान लो उस प्रैक्टिकल जो आपने छोड़ा उसमें से केस स्टडी का क्वेश्चन आ गया, वो तो केस स्टडी का क्वेश्चन तो कंपलसरी है, वो तो करना ही करना है, तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए चैप्टर कोई भी छोड़ने की अगर आप सोच भी रहे हो तो मत सोचना, नहीं तो फिर डिस्टिंक्शन मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है, मैंने आपको कहा था ये सब्जेक्ट 40-50 के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं, मोर देन 75 के लिए हम इस सब्जेक्ट को तैयार करेंगे। हमारा सबसे बड़ा हथियार बनेगा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, समझ रहे हैं ना, ब्रह्मास्त्र बनेगा हमारा ये सब्जेक्ट। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, जैसे हम अकाउंट्स में क्या करते हैं, ट्रेडिंग P&L बनाते हैं, राइट। अब मैं आपको कॉस्टिंग के बारे में कुछ बेसिक वर्ड्स समझा रहा हूँ, फिर हम इस क्लास को आज यहीं ख़त्म करेंगे, फिर हम कल से चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और मैं सबसे पहले चैप्टर आई थिंक मैं स्टार्ट करूँगा जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट से, यहाँ से स्टार्ट करूँगा, जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। सबसे पहले हम जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट से स्टार्ट करेंगे और फिर आगे देखते जाएंगे कौन सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बात करते हैं। जैसे हम अकाउंट्स के अंदर ट्रेडिंग P&L बनाते हैं, कॉस्टिंग में एक कॉस्ट शीट बनती है। हमारा पूरा एक चैप्टर है जिसका नाम है, देखो, कॉस्ट शीट। ये देखो कॉस्ट शीट, उस कॉस्ट शीट का फॉर्मेट तो हम कॉस्ट शीट के चैप्टर में पढ़ेंगे ही, मगर मैं आपको अभी एक बेसिक फॉर्मेट के बारे में बात बता रहा हूँ। कौन सा फॉर्मेट बता रहा हूँ? बेसिक फॉर्मेट। ठीक है, उसमें तो बहुत सारी, और जैसे जब हम कॉस्ट शीट का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें दे रखी है। बट अगर मैं अगर कॉस्ट शीट के फॉर्मेट के बारे में बात करूं तो कॉस्ट शीट, ये बेसिक आओ, डिटेल में कॉस्ट शीट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि बस यही फॉर्मेट है, उसमें और भी बहुत सारे आइटम उसमें ऐड हो रखे हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है रॉ मटेरियल की कॉस्ट। किसकी कॉस्ट आती है? मटेरियल की कॉस्ट। मटेरियल की कॉस्ट के बाद में ऐड होती है लेबर की कॉस्ट। अच्छा, एक और खर्चा ऐड होता है इसमें, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया नहीं, बट बाद में जाके जब हम कॉस्ट शीट पढ़ेंगे तो डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा आपको। ये 3 कॉस्ट ऐड करने से जो रिजल्ट आता है उसको हम नाम देते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या नाम देते हैं? प्राइम कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को जोड़कर हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। फिर हम इसमें ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करते हैं। इसमें हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस। 3 तरह के स्टॉक होते हैं, एक होता है रॉ मटेरियल का स्टॉक, एक होता है फिनिश गुड्स का स्टॉक, एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक। वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक क्या होता है? जो काम हमने स्टार्ट कर दिया मगर अभी तक कंप्लीट नहीं किया, वर्क इन प्रोग्रेस, कार्य प्रगति पर है, होता है ना, तो काम चल रहा है। रॉ मटेरियल भी नहीं है, वो फिनिश गुड्स भी नहीं है, बट काम चल रहा है अभी, सेमी फिनिश्ड गुड्स। तो रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक उसमें नहीं, WIP का ओपनिंग स्टॉक इसमें ऐड करते हैं और लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक WIP। क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस को लेस करते हैं, तो जो रिजल्ट आता है उसको हम कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। मैं एक बेसिक फॉर्मेट आपको बता रहा हूँ जिससे कि चैप्टर पढ़ते समय हमें दिक्कत नहीं आए। फैक्ट्री कॉस्ट, इसके बाद में इसमें ऐड होती है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। इसमें हम क्या ऐड करते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड करते हैं। नहीं, अभी आप ये ऐड मत, अभी आप लिखना मत इसको। तो जो रिजल्ट आता है उसको, वो सिलेबस लिख लिया ना आपने? हाँ ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसको क्या कहते हैं हम? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स लेस करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स को लेस करते हैं, तो रिजल्ट आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सबसे पहले चैप्टर में आपको कॉस्ट शीट इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारे टर्म्स ऐसे आएंगे जो हम मटेरियल, लेबर, ओवरहेड इनमें समझेंगे,
तो इसीलिए कॉस्ट शीट का चैप्टर हम बाद में करेंगे, मगर एक बेसिक कॉस्ट शीट का फॉर्मेट आपको बता रहा हूँ जिससे कि किसी चैप्टर में अगर कोई रेफरेंस आ जाए तो आपको पता रहे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद इसमें ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तभी आती है कॉस्ट ऑफ सेल्स या टोटल कॉस्ट कह सकते हो, कॉस्ट ऑफ सेल्स या टोटल कॉस्ट। फिर अगर मैं इसमें सेल्स लिखूं तो डिफरेंस आएगा प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस। ये एक सिंपल सा फॉर्मेट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें और आएगी, बहुत सारी चीज़ें ऐड होगी, बहुत सारी चीज़ें लेस होगी, बट वो कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में पढ़ेंगे। एक बार बेसिक समझने के लिए मैंने आपको बताया, रॉ मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट नाम दिया प्राइम कॉस्ट। इसमें ऐड होता है फैक्ट्री ओवरहेड, ऐड होता है ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, लेस होता है क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, तो हमने इसको नाम दिया है फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें ऐड होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, तो उसको नाम दिया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड होता है, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स लेस होता है, तो हम इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और फिर इसमें जब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड होते हैं तब आती है टोटल कॉस्ट, और सेल्स से हमें प्रॉफिट या लॉस मिल सकता है। ठीक है, एक्सपेंसेस को हम एक और तरीके से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, एक होता है फिक्स कॉस्ट, और एक होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। वैसे आगे चैप्टर में हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। वेरिएबल कॉस्ट वो खर्चे होते हैं जो आउटपुट के सेम प्रपोर्शन में चेंज होते हैं, मतलब जैसे जैसे आउटपुट चेंज होता है वैसे वैसे खर्चा भी चेंज होता है, उसको कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। जैसे मटेरियल का खर्चा, जितना आउटपुट बनेगा उतना लगेगा, आउटपुट कम बना तो खर्चा भी कम, आउटपुट ज़्यादा बना तो खर्चा भी ज़्यादा। एक होती है फिक्स कॉस्ट, जैसे रेंट, सैलरी, आउटपुट कितना भी बने उस खर्चे में कोई चेंज नहीं होता, खर्च आउटपुट डबल हो गया, आधा हो गया, कम हो गया, ज़्यादा हो गया, खर्चे में कोई चेंज नहीं होता, हम उसको क्या कहते हैं फिक्स कॉस्ट। एक होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो होता है जिसमें कुछ वेरिएबल होता है कुछ फिक्स्ड होता है, जिसमें कुछ फिक्स्ड होता है और कुछ वेरिएबल होता है, उसको हम क्या कहते हैं सेमी वेरिएबल। तो एक्सपेंसेस को इस तरीके से भी क्लासीफाई किया जा सकता है कि खर्चे वेरिएबल होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, सेमी वेरिएबल होते हैं। और एक ऐसा भी हमने क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि मटेरियल का होता है, लेबर होता है, फैक्ट्री ओवरहेड होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड होता है, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होता है। इस तरह से भी क्लासिफिकेशन हम एक्सपेंसेस का कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, क्या चीज़, हाँ हाँ करेक्ट, नहीं नहीं इसके बारे अभी नोट नहीं करना है, क्योंकि आगे जाके हम बहुत सारा बहुत डिटेल में इनके बारे में पढ़ने वाले हैं, बहुत डिटेल में। एक बार एक आपको थोड़ा सा बेसिक थोड़ा ध्यान रहे तो आगे जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो कुछ वर्ड्स आएंगे तो आप वहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाओ कि ये क्या होता है, इसलिए बताया। ठीक है, हाँ, अभी आपको कुछ नोट नहीं करना है इन सबको, करेक्ट। तो सिलेबस आपने समझ लिया, पेपर आपने समझ लिया, इस सब्जेक्ट को आपने थोड़ा सा समझ लिया, थोड़ा सा समझ लिया। ठीक है, और और हमने कुछ बेसिक टर्म्स है, मटेरियल क्या होता है, लेबर का खर्चा होता है, ओवरहेड क्या क्या होते हैं, इन सबको भी हमने डिस्कस कर लिया। और मुझे लगता है कि आज आप इतने ही मूड में आए हो, आप नहीं, क्या लगता है, इससे ज़्यादा पढ़ूंगा तो आप कहोगे कि बस बर्बाद हो गया हम, तो इससे ज़्यादा अब हम पढ़ाई मुझे लगता है कि आप भी नहीं करने वाले हो। ठीक है, तो आज की क्लास को हम, पहली क्लास थी, अगेन आप सबको बहुत बहुत बधाई, सेकंड स्टेज पर आप आ चुके हो। और अच्छा, ये जो क्लास है, ये जो क्लास है जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स है, ये क्लास मई 26, सितंबर 26 और जनवरी 27 वाले स्टूडेंट्स के लिए, 3 अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट इस क्लास का यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन, मई 26, सितंबर 26 और जनवरी 27। ठीक है, ये इस क्लास का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो नोट्स है वो नोट्स भी इन 3 अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स के लिए बने हुए। ठीक है ना, हाँ, इस क्लास में तो वही है ना सारे बच्चे, हाँ ठीक है, अच्छा ठीक, ठीक है।
चलिए आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। बिल्कुल ऑलमोस्ट क्लास 1 घंटा 1.5 घंटा के आसपास, कभी कभी हो सकता है कि कोई चैप्टर एंड करना हो या कोई टॉपिक एंड करना हो तो हो सकता है कि 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो जाए, तो कुछ कह नहीं सकता। अदरवाइज 1 और 1.5 घंटे के आसपास क्लास रहेगी, एक से ज़्यादा 1.5 घंटे से कम ऑलमोस्ट इतनी रहेगी। कभी कभार हो सकता है कोई टॉपिक कहीं एंड हो रहा हो तो 1 घंटे से भी पहले 5-10 मिनट पहले ख़त्म हो जाए, या 1.5 घंटे से ऊपर भी 5-10 मिनट तक चल जाए। ठीक है, तो घबराना आपको बिल्कुल है नहीं। ठीक, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मतलब कल। और कल हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो बिल्कुल आप नोट्स कलेक्ट कर लेना, बिल्कुल आप नोट्स कलेक्ट कर लेना। वैसे तो कल की क्लास के लिए अभी नोट्स नहीं चाहिए, क्योंकि कल चैप्टर समझाएंगे तो उसके लिए भी अभी तक नोट्स नहीं चाहिए। बट परसों वाली क्लास जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास में नोट्स नहीं चाहिए, बट नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में नोट्स चाहिए। तो बिल्कुल आपके पास उस समय नोट्स होने चाहिए, तभी आप वो क्लास अटेंड कर पाओगे और चैप्टर को समझ पाओगे, क्योंकि हम उसमें क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे इसके लिए। ठीक है, जो नोट्स मैं आपको दिए हैं वो बहुत कुछ कवर करता है। ये बुक तो आपके पास है ही है, ये बुक तो आपको मिली ही है। एक और बुक जो आपको मिलने वाली है वो है प्रैक्टिस बुक। प्रैक्टिस बुक आपको सॉल्व करनी है, उसके आंसर भी दे रखे होंगे, वीडियो सोल्यूशन भी हो सकता है दे रखे होंगे। तो प्रैक्टिस बुक आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो उसमें आपको, या मिल गई, हाँ ठीक है ना, हाँ वो कुछ स्टूडेंट के तो प्रैक्टिस बुक से आप घर पे प्रैक्टिस करोगे। आपको क्लास में ये वाली बुक लेकर आनी है। ठीक है ना, ये जो कॉन्सेप्ट और क्लास बुक है, केवल इसी को आपको क्लास में लेकर आना है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए वो एक और बुक बनेगी, है प्रैक्टिस बुक। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो बिल्कुल अभी मुझसे बैच एंड होने के बाद में बात कर सकता है इस सब्जेक्ट के बारे में, या कुछ और उसको इंटरमीडिएट में डाउट है तो बिल्कुल वो मुझसे पूछ सकता है। हाँ बिल्कुल पूछ सकता है। ठीक, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।